सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक अलग ही विषय पर बात करने जा रहा हूं और वह विषय यह है कि देखिए, जो सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की जो तैयारी है, एक लंबे समय की मांग करती है। इसीलिए इसे मैंने मैराथन दौड़ कहा है। मैराथन दौड़ केवल लंबा समय ही नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा संतुलन की भी मांग करती है। इस दौर में जो तनाव होते हैं, उन तनाव को बर्दाश्त कर पाना किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए उतना आसान काम नहीं होता है। लेकिन सफल भी वही लोग हो पाते हैं जो इस पूरी की पूरी जर्नी को, तैयारी करने की जर्नी को इत्मीनान के साथ, पूरे संतुलन पूर्वक पूरा करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप ऐसा करेंगे कैसे। अक्सर मैंने देखा है, मेरे पास मेल्स भी आते हैं और व्यक्तिगत तौर पर मिलने पर स्टूडेंट्स बताते भी हैं कि कभी 6 महीने नहीं हुए हैं कि उन्हें डिप्रेशन होने लगता है। वे परेशान होने लगते हैं, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता। और सच बात यह है कि वो मानसिक रूप से अपने आप को बीमार महसूस करने लगते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्या इसका कोई उपाय है? दोस्तों, इसका उपाय है और आज मैं इसी उपाय पर बात करने जा रहा हूं, ताकि आप इन्हें लागू करके अपनी इस यात्रा को न केवल सफलतापूर्वक पूरा ही कर सकें, बल्कि सच बात यह है कि यात्रा का आनंद भी ले सकें। आफ्टर ऑल, यात्रा का भी तो अपना एक आनंद होता है। ऐसा नहीं होता कि यात्रा करके जब हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो वही आनंद की शुरुआत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और दोस्तों, यहाँ मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं केवल सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, मैं केवल सुनी सुनाई और पढ़ी हुई बातें कर रहा हूँ। नॉट एट ऑल। मैं बहुत ही व्यावहारिक बात कर रहा हूँ और अपने अनुभव को इसमें शामिल करके बात कर रहा हूँ, ताकि यदि आप इसे लागू करें तो वह काम कर सके। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दोस्तों, अभी अभी हमारे एक बहुत बड़े खिलाड़ी की डेथ हुई है। बहुत बड़े खिलाड़ी की मृत्यु हुई है और उनकी एज भी कोई खास नहीं थी। 50 साल पूरे करने में भी 1 साल बाकी थे। आप समझ गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं जसपाल राणा जी के बारे में बात कर रहा हूँ। 49 ईयर्स की एज में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। एक नाम आपने सुना होगा, मनु भाकर। मनु भाकर बहुत चर्चा में आई थी। ये क्यों चर्चा में आई थी मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। बस आपको संकेत के तौर पर केवल इतना बता दूं कि जसपाल राणा जी शूटर्स थे। राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए, हमें बहुत से पदक दिलाए। और मनु भाकर भी शूटर हैं, निशानेबाज हैं। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में जब मनु भाकर ने भाग लिया था तो उसमें वो असफल रही थी और उस असफलता ने उनको बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन की तरफ ढकेल दिया था। वो बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन में आ गई थी। और जब जसपाल राणा जी नहीं रहे तब मनु भाकर जी ने इस घटना की चर्चा की, जिसे अखबारों में पर्याप्त जगह मिली और मुझे लगता है कि मिलनी भी चाहिए थी। बाद में जसपाल राणा जी को पता लगा कि ऐसे ऐसे मनु भाकर अवसाद की स्थिति में हैं। जसपाल राणा जी ने मनु भाकर को फ़ोन किया। फ़ोन पर जो भी बात हुई हो, और इसके बाद कोचिंग की शुरुआत हो गई। यानी कि मनु भाकर उनसे प्रशिक्षण लेने लगी। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। मनु भाकर ने बताया कि जब मैं कोचिंग के लिए उनके पास गई तो उन्होंने मेरे हाथ में पिस्तौल थमाने की बजाय वायलिन थमा दिया। उन्होंने मुझे
वायलिन बजाना सिखाया। और बात केवल यहीं खत्म नहीं हुई, फिर उन्होंने मुझे लंबी लंबी यात्राओं पर भेजा कि तुम लंबी लंबी यात्राएं करो। दोस्तों, ये कुछ बड़ी विचित्र सी बात नहीं लग रही है कि वे तो निशानेबाजी की कोचिंग के लिए गई थीं और जिन हथेलियों में पिस्टल होनी चाहिए उन हाथों में वो वायलिन थमा रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई साइंस है? फिर वो कह रहे हैं कि लंबी लंबी यात्राओं पर जाओ, जाओ खूब घूम करके आओ। और ये नहीं कि 100-200 किलोमीटर चलेगा, लंबी लंबी यात्रा पर जाओ, कई कई दिन लगेंगे, कोई बात नहीं, घूम करके आओ। और आपको मालूम है कि फिर मनु भाकर ने किस तरह की सफलता हासिल की। इसके बारे में मैं फिर से आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। अच्छा होगा कि आप खुद सर्च करें कि मनु भाकर कौन है और कौन सी सफलता इनके नाम से दर्ज है। दोस्तों, यही सोचने की बात है और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी बात को आप सब तक पहुंचाने के लिए मैं आज आपका इतना वक्त ले रहा हूं। आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। जब आप तैयारी करते हैं तो आपसे क्या कहा जाता है? जब आप किसी से भी तैयारी के बारे में पूछते हैं तो आपसे क्या कहा जाता है? आपसे यही कहा जाता है कि बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, रात दिन पढ़ाई करनी है। हो सकता है कि कुछ लोग घंटे भी कोट कर दें कि 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई करनी है और कई साल तक ऐसा करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा कठिन है, कुछ भी पूछा जा सकता है और उसको कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रात दिन मेहनत करें। यहाँ तक कि जो टॉपर्स होते हैं उनके मुंह से भी इस तरह की बातें निकल जाती हैं। हालांकि वो जो बताते हैं वो गलत नहीं बताते, लेकिन वो अर्ध सत्य होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं करते वो कि यदि उन्होंने ऐसा किया, रात दिन पढ़ाई की, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे दिए और इसकी तैयारी के लिए उन्होंने अगर पूरे 4 साल लगाए हैं तो उन 4 सालों में कितने दिन उनके ऐसे रहे जब उन्होंने 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई की, इसका खुलासा नहीं होता है। कुछ दिन उन्होंने ज़रूर ऐसा किया होगा, जोश में आ गए, किया, हो भी गया, उससे कोई परेशानी नहीं हुई, तो उसे पूरे 4 साल के वक्त पर वो लागू कर देते हैं। ऐसा होता नहीं है। दोस्तों, जो हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग का भी एक विज्ञान है, वो भी तो बायोलॉजिकल ही हमारा अंग है ना। दिमाग भी बायोलॉजिकल अंग है। आप काम करते हैं, आप थक जाते हैं, रात में सो जाते हैं, सोने के बाद आपके शरीर की थकान दूर हो जाती है और सुबह आप तरोताज़ा होकर के उठ जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप रात में तैयारी करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद सो जाते हैं तो आपका दिमाग नहीं सोता है, उस तरीके से नहीं सोता है जिस तरीके से शरीर सो जाता है। आप सपने देखते हैं, चिंता में पता नहीं कितनी देर के बाद नींद आती है, बीच बीच में नींद खुलती रहती है, तो दिमाग तो अपना काम कर रहा है ना। ठीक है, उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जितनी कि वो चेतन अवस्था में करता, लेकिन दिमाग पूरी तरह से आराम की अवस्था में नहीं है। और इस दिमाग से आपको अगले दिन फिर काम लेना है, सालों साल काम लेना है। इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। और सच पूछिए तो अभी जो मैंने मनु भाकर की बात बताई और उसमें जो वायलिन का जिक्र आया है, वो इसी रूप में आया है कि कैसे आप अपने दिमाग को राहत दें, उसे आराम करने का मौका दें, उसकी क्षमता को बढ़ाएं, निरस्ता से मुक्त हों, उसके जो रेशे हैं वो रेशे फ्लरिश हो सकें, वो झूम सकें, ताकि उसकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ सके। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, सवाल इस बात का है कि उतने घंटे पढ़ने के बाद आपका आउटपुट क्या है। और जो आउटपुट है उसकी जो गणना होगी इस बात से नहीं होगी कि आपने कितने पेजेस पढ़ लिए, उसकी गणना इस बात से होती है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसमें से कितना प्रतिशत आपके दिमाग में मौजूद है, गया है, जिसे कि वो रिटेन कर लेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे दिमाग का जो चरित्र है, हमारे दिमाग का जो स्वरूप है, वो स्पंज की तरह बने। स्पंज होता क्या है? स्पंज में खूब सारे छिद्र होते हैं, रोम होते हैं। स्पंज को पानी में डुबो दीजिए और वो जो स्पंज है वो पानी से भर जाएगा। फिर उस स्पंज को निचोड़िए तो देखिए कि उसमें से पानी निकलेगा।
यानी कि इतनी तेजी के साथ उसने इतने सारे जल को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। और ऐसा वो इसलिए कर सका क्योंकि वो नर्म है, स्पंज कोमल है, उसमें छिद्र है, उन छिद्रों में पानी समा गया। अगर आप उतने ही आकार का पत्थर का टुकड़ा डुबो दें पानी में, या लकड़ी का टुकड़ा डुबो दें और फिर उसे निचोड़ें, तो उसमें से कुछ भी निकलेगा नहीं निकलेगा। दोस्तों, जो अब्राहम लिंकन रहे हैं, अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यदि आप मुझे 6 घंटे लकड़ी काटने का काम देंगे तो मैं केवल 2 घंटे ही लकड़ी काटूंगा और 4 घंटे मैं केवल अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता रहूंगा। कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा जिससे मुझे लकड़ी काटनी है। आपको पढ़ाई करनी है और अपने दिमाग से करनी है, तो इस दिमाग की धार पर ध्यान दीजिए, उसे धारदार बनाने की ज़रूरत है। और मनु भाकर को उन्होंने वायलिन थमा करके और लंबी यात्राओं पर भेज करके यही किया। आपको भी दिमाग के साथ इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। आप किस तरीके का व्यवहार करना चाहेंगे ताकि आपका दिमाग राहत की सांस ले सके, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको जो भी बातें पसंद हों आप वो कीजिए। ऐसा नहीं कि रात दिन केवल किताबों ही किताबों में डूबे हुए हैं। आपकी यह यात्रा आसान हो जाएगी, आनंददायक भी हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह आपको वहाँ तक पहुँचा भी देगी जहाँ तक आप पहुँचना चाह रहे हैं। दोस्तों, तो इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।